मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम आज से अब स्टार्ट हो चुका है, क्लास वाइज एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और आपका जो है यानी 5 क्लास का एग्ज़ाम जो है आपको जानकारी मिल गई होगी और मुझे भी जानकारी है। तो मैं आपको बता दूं कि 9 जुलाई 9 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और जिसके लिए हम लोगों ने इस जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, जिसमें मैंने आपको सोशल स्टडीज़ के अंदर 5 चैप्टर्स को पढ़ाया। 1 to 5 सीरियली 5 चैप्टर्स हमने पढ़ाया और इस 5 चैप्टर को रिवाइज भी कर दिया, रिवीजन भी करवाया, है ना। और आपका एग्ज़ाम अगले यानी कि इस महीने के 9 तारीख को होगा। 9 तारीख को ही होगा, ये आपको पता है, क्योंकि एक ही दिन में आपका समाप्त होगा। ठीक है, सुबह में स्टार्ट होगा और दो सेशन में होगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन। 3 सब्जेक्ट्स जो है मॉर्निंग में और 2 सब्जेक्ट्स इवनिंग में लिए जाएंगे, है ना। सुबह 6 बजे से मॉर्निंग का समय होगा 9-10 तक का, और शाम का जो है ये आपको हमारे अविनाश सर के माध्यम से आपको मैसेज मिल गया होगा। जहाँ तक मुझे पता है कि शाम का जो होगा 2 सब्जेक्ट का होगा, वो 7 बजे से स्टार्ट होगा, 7 बजे से 9 बज के आई थिंक 10 मिनट तक ऐसा कुछ। तो एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम होगा, 5 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं है जानकारी, किसी कारण से नहीं मिली हो, तो इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो 9 जुलाई, ठीक है, क्लास 5 का एग्ज़ाम होगा और इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स SST यानी सोशल स्टडीज़, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया था और 5th चैप्टर तक हम लोगों ने उसको पढ़ा और उसको रिवाइज किया, रिवीजन किया उसका, है ना। लास्ट क्लास में मैंने जो है 5th चैप्टर जो आपका चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में, हम लोग रिवीजन कर रहे थे। हम लोगों ने देखा ट्रॉपिकल डेजर्ट, जिसमें हम लोग केस स्टडी सऊदी अरबिया का कर रहे थे, जिसकी हमने फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन किया सऊदी अरब के क्लाइमेट के बारे में, कल्चर के बारे में, है ना, लाइफ स्टाइल, वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये सारे इम्पोर्टेंट सिटीज़, रिलीजन, ड्रेसेस, सो ऑन। तो ये सारी चर्चा लास्ट क्लास में मैंने की। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आपको चैप्टर्स को पढ़ना होगा, अदरवाइज आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और छोटी से छोटी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करनी होगी कि चलो ये एक लाइन क्या लिखा है, छोड़ो इसको नहीं पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ते हैं मेन चीज़ें। तो कुछ भी चीज़ जो है वह जो है बेकार नहीं होता है ना। और अननेसेसरी बुक के अंदर कुछ भी नहीं दिया होता, जो भी चीज़ें दी गई है वो सब नेसेसरी है, कंपलसरी है, उसको पढ़ना है, उसके बारे में आपको जानना है। तो मैंने आपको 1st to 5th चैप्टर तक करवा दिया। ओके, 1st to 5th चैप्टर क्लास भी करवाया, क्वेश्चन आंसर भी करवाया गया और कल लास्ट क्लास था जिसमें रिवीजन भी आपको करवा दिया। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको आपको ना सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि नॉलेज के दृष्टिकोण से भी आपको जानकारी लेना जरूरी है और आपको मालूम होने चाहिए, है ना। सिर्फ यह जो है, क्योंकि आपको जो बाद में शायद मौका ना मिले, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं चलो बाद में पढ़ लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। शायद मौका ना मिले तो जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया आपको, या जो और भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, और टीचर्स कंटिन्यू हमारे जो है अपने स्कूल के टीचर्स जो हैं ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस ऑनलाइन क्लासेस में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको कुछ बच्चे तो मुझे पता है सीरियसली ले रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं ले रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं ले रहे हैं। तो ये शायद उनके लिए नुकसानदेह होगा, है ना, काफ़ी नुकसान होगा इससे उनको, क्योंकि बाद में शायद हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि आपको हम फिर से पीछे से चैप्टर्स पढ़ा पाएँ।
समय निकलता जा रहा है। अप्रैल में सेशन स्टार्ट होना था, है ना, और वो सेशन जो है ऑनलाइन अगर नहीं होता तो आप समझ सकते हो कि आपका एक चैप्टर भी नहीं हुआ होता, फिर आप एग्ज़ाम क्या दे पाते। तो फिर हमारे स्कूल ने जो है एक अच्छा डिसीजन लिया, एक बेहतर डिसीजन कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए और आपको ऑनलाइन क्लास करवाया गया हम लोगों के द्वारा, कंटिन्यू करवाया गया, है ना, कंटिन्यू करवाया गया, है ना। और जिसके फलस्वरूप जो हम लोगों को लगा, हमारे स्कूल के एडमिन हेड को लगा कि एग्ज़ाम लिया जा सकता है, तो उन्होंने एग्ज़ाम लेने का फैसला किया हम सब ने मिलकर, और आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो आपको जो चीज़ पढ़ाई गई दोबारा रिवीजन कराया गया, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया और क्या मुझे मालूम है, और कुछ चीज़ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको देखना है, ठीक है। तो 1 to 5 का रिवीजन कराया जा चुका है, लेकिन मेरे पास कुछ समय है जो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। जो मेन इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, एक बार फिर से मैं ये कहूँ कि एक बार रिवीजन को भी फिर से रिवीजन कराया जा रहा है, तो एक बार इम्पोर्टेंट टर्म्स को मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास जो है ये बचे हुए जो 5-6 दिन कह सकते हैं, जिसमें मैं आपको नए चैप्टर तो पढ़ा नहीं सकता, तो नया चैप्टर पढ़ा नहीं सकता, तो इसी को हम लोग देखते हैं, इसी को फिर से कुछ जानकारी हासिल करते हैं। हो सकता है कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था तो ग्लोब के बारे में, यू नो ग्लोब क्या है। ग्लोब मॉडल इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, जिसपे हम जानकारी पूरे अर्थ पे अवस्थित सभी चीज़ों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। पूरा अर्थ का एक जो है मॉडल है, ढांचा है, नमूना है, ठीक है। बहुत सारे लाइन्स उस पर खींचे हुए हैं, आप जानते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं लोकेशन को ढूंढने में, ठीक है। तो ग्लोब भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें हम उस ग्लोब पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है फर्डिनेंड मैगेलन जो थे, उन्होंने जो सेलर थे, उन्होंने पोर्टुगीज सेलर, जिन्होंने पता लगाया कि अर्थ जो है ऑरेंज शेप्ड है, ठीक है, अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, उसने पता लगाया फर्डिनेंड मैगेलन, ठीक है, was a sailor, है ना, who proved that the earth is round like an orange, okay. Later previous photographers also take photos from space also confirm this fact, the earth is round in shape. Earth is round in shape but little bit flat on poles. राउंड है लेकिन फ्लैट पोल्स पे जो है थोड़ा सा फ्लैट है, ऐसा प्रूव किया गया, ऐसा बताया गया। और पूरी स्टडी को, पूरे अर्थ को अगर स्टडी हमें करना है तो वी यूज ग्लोब्स एंड मैप्स। दो ऑप्शन हमारे पास है, एक ग्लोब और दूसरा मैप। कुछ एडवांटेजेस हैं ग्लोब के, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं या डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। The surface of the earth is divided into land and water। हम जानते हैं कि हमारा अर्थ का सरफेस जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो भाग हैं इसके, लैंड और क्या है, वाटर, जमीन और पानी। जो बिग लैंड मासेस है, सबसे बड़ा जो लैंड मासेस होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एंड 5 ओशन इन द वर्ल्ड। 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 100 में से 70% हिस्सा जो है वो पानी से कवर किया हुआ है, पानी है, जल है हमारे पृथ्वी पर, है ना। संसार में 70% हिस्सा जो है वो जल से भरा हुआ है, सिर्फ 30% ऐसा हिस्सा है जो लैंड है, जमीन है ना। और उसका भी कई फिजिकल डिवीजन, उस जमीन का, उस लैंड का कई फिजिकल डिवीजन किया गया है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 5 ओशंस हैं। ये 5 ओशंस जो है ये कवर करते हैं, और भी जो वाटर बॉडीज मिलकर 70% हिस्सा अर्थ का जो है कवर करते हैं, है ना। सिर्फ 30% हिस्सा जो है वो लैंड होता है, जिसमें आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। यू नो वेरी वेल दैट एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग देम। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, जिसमें हमारा कंट्री इंडिया और चाइना जैसे पॉपुलस कंट्री आते हैं, यू नो।
7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस के नाम आपको याद रहने चाहिए। किसी भी समय आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो उसको। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस के नाम आपको हर हाल में याद रहने चाहिए। कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है, कौन सा ओशन सबसे बड़ा है ना, किस ओशन का नाम किसी देश के नाम पे है, ये सारे क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आपके पास, है ना। आपके चैप्टर में बखूबी दिया गया है कि कौन कौन से ओशन हैं, 5 ओशन, कौन कौन 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन से लार्जेस्ट हैं, कौन से स्मॉलेस्ट हैं, है ना। पैसिफिक ओशियन यू नो दिस इज द लार्जेस्ट ओशन, ठीक है। तो हम लोग कॉन्टिनेंट्स और ओशन की बात हो गई, 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशन इन द वर्ल्ड, ओके। एंड 70% जो है वाटर कवर करता है आपके सरफेस को, ओनली 30% जो है लैंड, ठीक है। बिग लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड बिग वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशंस। उसके बाद जो है जब हम लोगों ने ग्लोब की बात की, ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ एंड देयर आर सम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑन अ ग्लोब, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस जो ग्लोब पे खींचे हुए होते हैं, देयर आर मेनी लाइंस। कई बार आपको बताया जा चुका है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वो कहलाते हैं लैटिट्यूड्स, जो वर्टिकल लाइंस होते हैं वो कहलाते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, आल्सो नोन एज मेरिडियंस एंड इक्वेटर, सॉरी द लैटिट्यूड्स आर नोन एज पैरेलल्स, ठीक है। Equator is the largest parallel, okay. काफी डिटेल में आपको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया जा चुका है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार बताया जा चुका है। ये तीसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको। तो शॉर्ट में मैं आपको बता जाऊँ लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में क्या डिफरेंस है, ये आपको बखूबी मालूम हो गया होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दूसरा वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इक्वेटर जो सबसे बड़ा पैरेलल कहलाता है, 0 डिग्री। पोल्स जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी है। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं इसीलिए एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, है ना। उसके बाद हमारा जो है इक्वेटर 2 पार्ट में डिवाइड करता है, आप जानते हैं इस चीज़ को, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। 1 डिग्री टू 90 डिग्री तक मेजर किया होता है, अप टू नॉर्थ एंड अप टू साउथ ऑल्सो, 1 to 90 एंड 1 to 90 आफ्टर इक्वेटर, ओके। इक्वेटर के बाद टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर 181 एंड टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स 360, you know. 180 degree is known as international dateline. 180 degree longitude is known as international dateline. On a globe, the lines of latitude and longitude intersect each other at right angles. Latitudes, lines of latitudes and lines of longitudes intersect, एक दूसरे को काटते हैं right angle पर जाके, ठीक है। एंड दे फॉर्म अ ग्रिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। द लैटिट्यूड ऑफ दिल्ली इज 23.38 डिग्री नॉर्थ एंड इट्स लॉन्गिट्यूड इज 77.12 डिग्री ईस्ट। वी कैन इजीली लोकेट अ पॉइंट ऑन द ग्लोब वेयर these two lines cross each other. This point will give us the exact location of Delhi, ठीक है। टाइम जोन्स की बात की हमने, देयर आर 24 टाइम जोन्स ऑन द अर्थ, ओके।
द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, है ना। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा अर्थ जो है अपने एक्सिस पर लगाता है, टोटल 360 डिग्री, है ना। जैसे आपको बताया था मैंने कि फिर 1 घंटे में वो 15 डिग्री क्रॉस करता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग टाइम को भी कैलकुलेट करते हैं। 2 तरह के टाइम, लोकल टाइम होते हैं और स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, नो। भारत के स्टैंडर्ड टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया है, जिससे पूरे देश में जो है, पूरे भारत में जो है एक समय होता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बुक में दिए गए हैं और शायद उसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट वे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विच इज द स्मॉलेस्ट वन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे जिसको आपने रटा हुआ हो। तो इस चैप्टर को 1 to 5 पढ़ना है आपको। फर्स्ट चैप्टर से 5th चैप्टर तक आपको थॉरो रीड करना है, उसको समझना है और तभी आप जो है क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे इंडिया जो है प्राइम मेरिडियन के किस दिशा में अवस्थित है, इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के पूर्वी भाग में, ईस्ट में भारत अवस्थित है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं। द मेरिडियन 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट coincides with the meridian 180 degree east and therefore we do not use W और E with the 180 degree meridian। हम लोग 180 डिग्री मेरिडियन के लिए W और E वेस्ट और ईस्ट का तो नहीं यूज करते हैं। चलिए ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर को एक बार फिर से मैंने शॉर्ट में जो है इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया। जो मुख्य बातें थी, मुख्य टॉपिक जो थे, जो टर्म्स थे, उसको मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया। अब आपका काम है आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा, फिर से पढ़िए, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार इच्छा हो, जितनी बार पढ़ेंगे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आप इसको रीड कीजिए घर पे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। थैंक यू।